नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम आपके लिए क्लास 12 का पार्ट 1 के वो क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो अभी तक बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के आखिर में आपको इस पार्ट के इम्पोर्टेंट नोट्स भी करवाए गए हैं। तो शुरू करते हैं भाग 2, जिसमें हम वो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 2016-2018 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जॉन मार्शल कौन था? भारतीय पुरातत्व में उसने व्यापक परिवर्तन किए। किस तरह से किए? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आया हुआ है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के भारतीय पुरातत्व में योगदान का वर्णन कीजिए। 2016 और 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जॉन मार्शल के बारे में है। इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे 1902 से 1928 के बीच। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये भारत सरकार का वो विभाग है जो पुराने जितने भी किले हुए हैं या जो भी पुरातात्विक स्थान हुए हैं उनका संरक्षण करता है, खुदाई करवाता है, इतिहास की जानकारी हमारे तक पहुंचाता है। तो जॉन मार्शल ये पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमारे देश में काम किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई उस समय ये डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। और हड़प्पा में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई 1921-22 में और मोहनजोदड़ो में रखालदास बनर्जी ने करवाई। लेकिन नेतृत्व जॉन मार्शल का ही था क्योंकि वो डायरेक्टर जनरल थे। इन्हीं खोजों के आधार पर जो दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो ने की, इन्हीं खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे संसार के सामने ये घोषित किया कि सिंधु नदी घाटी में एक नई सभ्यता की खोज हो गई है, जिससे ये पता चला कि भारत का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन है। तो इस तरह से विश्व को एक नई सभ्यता की जानकारी मिली जो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। एक विद्वान हुए हैं SN राव, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसमें उन्होंने जॉन मार्शल के बारे में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। मतलब जॉन मार्शल ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके योगदान के कारण ही हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। इसके अलावा जॉन मार्शल ने और भी कई पुरातात्विक स्थलों की खुदाई करवाई। इसके अलावा उन्होंने सांची के स्तूप पर कुछ किताबें लिखी जो वहाँ की बेगम ने अनुदान दिया जॉन मार्शल को किताबें लिखने के लिए। सांची के स्तूप में लिखी गई उनकी किताबों से हमें सांची के स्तूप की भी जानकारी मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जॉन मार्शल का भारतीय पुरातत्व में भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हड़प्पा वासियों द्वारा शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीतियों को स्पष्ट कीजिए। 2015 में आ चुका है, 2010 में भी आ चुका है। तो हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के 2 तरीके अपनाते थे, इन्हें याद रखना है। पहला, वो उन स्थानों पर जहाँ कच्चा माल मिलता था, जैसे बहुमूल्य पत्थर मिलते थे या कोई खनिज पदार्थ मिलता था जैसे तांबा मिलता था या सोना चांदी मिलते थे, उन जगहों पर हड़प्पा के निवासी बस्तियां बसा लेते थे, बस्तियां स्थापित कर लेते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलते थे, वहां हड़प्पा के निवासियों ने बस्तियां बसा ली, इससे उनको वहां से कच्चा माल मिलने लग गया। अफगानिस्तान के शोरतुगई में नीले रंग का एक लाजवर्द पत्थर मिलता है, कीमती पत्थर है, वहां भी हड़प्पा के निवासियों ने बस्तियां बसाई। लोथल में कार्नेलियन मिलता है। दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और उत्तर के गुजरात में सेलखड़ी नाम का पत्थर मिलता है, जिससे हड़प्पा के निवासी अपनी मोहर बनाते थे, सेलखड़ी पत्थर की। तो इन स्थानों पर हड़प्पा के निवासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अपनी बस्तियां बसाई।
तो एक तरीका तो हो गया बस्तियां बसाना। दूसरा तरीका जो हड़प्पा के निवासियों ने प्रयोग किया वो था अभियान भेजना। जैसे राजस्थान में खेतड़ी नाम की जगह है जहाँ तांबा मिलता है, हड़प्पा के निवासी वहां से तांबा लाने के लिए अभियान भेजते थे। मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, बैलगाड़ियों का प्रयोग करके और उनके खाने पीने का प्रयोग करके, बहुत सारी चीजें खाने पीने की और बाकी सामान रख के बहुत सारे लोग कच्चा माल लाने के लिए राजस्थान के खेतड़ी में जाते थे। इसके अलावा दक्षिणी भारत से सोना लाने के लिए भी वहाँ के जो स्थानीय समुदाय थे उनसे भी संपर्क करते थे और अभियान भेजकर वो लोग वहाँ से सोना, चांदी, तांबा इस तरह की चीजें प्राप्त करते थे। तो इसका हमें कैसे पता चलता है? इसका हमें इस तरह से पता चलता है कि उन स्थानों पर हड़प्पा की मोहरें पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि उन स्थानों से हड़प्पाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे और अभियान भेजकर हड़प्पा के निवासियों ने कच्चा माल प्राप्त किया और शिल्प उत्पादन किया। शिल्प उत्पादन मतलब उन्होंने मनके बनाए, ईंटें बनाई, बाट बनाए, ईंटें नहीं बाट बनाए उन्होंने, और मोहरें बनाई। इस तरह से वो लोग मूर्तियां बनाते थे, बहुत सारे औजार बनाते थे, बहुत सारे सामान, घरेलू सामान बनाते थे। तो ये शिल्प उत्पादन का क्वेश्चन था। कच्चा माल कैसे प्राप्त करते हैं 2010 और 15 में आया था। अगला क्वेश्चन है जो 2014 और 2019 में भी आया हुआ था। उदाहरणों की मदद से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने पुरावस्तुओं को खरीदने या आदान प्रदान के लिए पश्चिमी एशिया से संपर्क स्थापित किए। दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संपर्क थे। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पश्चिमी क्षेत्रों से या पश्चिमी दुनिया से, पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध थे। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो इसके उत्तर में आप लोग याद रखें कि पहले पॉइंट में हड़प्पाई लोग, ओमान जो है वो सऊदी अरब के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक स्थान है, देश भी आजकल, वहाँ तांबा मिल वहाँ एक मर्तबान मिला है और उस मर्तबान में काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। इससे लगता है कि ओमान के साथ व्यापार था हड़प्पा के निवासियों का। इसके अलावा ये भी लगता है कि ओमान से वो लोग तांबा लेके आते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो पुरावस्तुएं मिली हैं, ओमान में जो पुरावस्तुएं मिली हैं और हड़प्पा में जो पुरावस्तुएं मिली हैं, उन सभी पुरावस्तुओं में एक निकल नाम के पदार्थ के अंश मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो एक ही जगह से तांबा लाते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इन क्षेत्रों में व्यापार था एक दूसरे के साथ। तीसरे पॉइंट में हड़प्पा, मेसोपोटामिया में हड़प्पा की बहुत सारी मोहरें मिली हैं, बाट मिले हैं, मनके मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा निवासियों के व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा बहरीन में एक गोलाकार मोहर मिली है और उस पे हड़प्पाई चित्र बने हुए हैं। इसी तरह से एक गोल मोहर है जो मेसोपोटामिया में मिली है और उस पर भी वृषभ का चित्र बना हुआ है, चित्रांकित किया हुआ है, जिससे व्यापारिक संबंध होने का पता चलता है। इसके पॉइंट होंगे कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं वहाँ हड़प्पा के निवासियों के लिए एक शब्द यूज किया गया, मेलुहा, और मेलुहा मतलब नाविकों का देश। इसका मतलब है कि हड़प्पा के लोग नावों का प्रयोग, क्योंकि उनकी एक मोहर पर नाव भी छपी हुई पाई गई है, नाव का प्रयोग करते थे व्यापार के लिए। और मेलुहा के बारे में, मतलब हड़प्पा के बारे में मेसोपोटामिया में एक कहानी दी हुई है उनके अभिलेखों में। एक मिथक है कि तुम्हारा पक्षी राजा पक्षी जैसा हो, हाजा पक्षी जैसा हो, हाजा पक्षी जैसा हो और उसकी आवाज राजा के महल में भी सुनाई दे। प्रसाद मतलब उस राजा के महल में भी सुनाई दे। तो राजा, ये जो हाजा पक्षी है वो मोर को कहा गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। और इसके अलावा बहुत सारे और भी सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पाई लोगों के दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध थे। पश्चिमी देशों से, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, इनसे व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन जो 2012-2015 में अलग अलग तरीके से आया है। पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं को समझने के लिए प्रयोग की गई विधियों को स्पष्ट कीजिए। 2015। 2012 में आया हड़प्पाई स्थलों की कब्रों से मिली वस्तुएं
वस्तुओं का संक्षेप में वर्णन करो। मतलब वो कौन सी वस्तुएं हैं जो हड़प्पा स्थलों की कब्रों में मिली हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे कि उस हड़प्पा के समाज में कुछ सामाजिक और आर्थिक अंतर थे लोगों के अंदर। मतलब कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे। तो ये सामाजिक और आर्थिक जो भिन्नताएं थी, जो अंतर थे, इसको इतिहासकार या पुरातत्वविद कैसे समझते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं। तो इसका जो पहला तरीका है वो शवाधानों का अध्ययन। शवाधान मतलब वहाँ की जो कब्र है उनका अध्ययन करते हैं वो। जैसे मिस्र के जो पिरामिड हैं उनमें राजा रानियों की कब्र है और भारी मात्रा में वहाँ पे धन संपत्ति, सोना चांदी दफनाया गया है, जिससे पता चलता है कि भाई मिस्र के समाज में राजा रानी जो है बड़े अमीर थे और बाकी गरीब लोग भी रहे होंगे। इसी तरह से हड़प्पा के स्थलों में जो शवाधान मिले हैं उनमें भी अलग अलग तरीके से वो शवाधान बनाए हुए हैं। कुछ कब्र तो जो है ईंटों की चिनाई के साथ बनाई हुई है, जबकि दूसरों में ऐसा नहीं बनाया गया है। इससे पता चलता है कि जो ज्यादा अच्छे से कब्र बनाई गई है या शवाधान बनाया गया है वो जरूर किसी धनी आदमी की रही होगी। इसके अलावा चौथे पॉइंट में कुछ कब्रों में आभूषण मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। पुरुषों और महिला दोनों के शवाधानों में कब्रों में आभूषण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जरूर उनकी आर्थिक हालत अच्छी रही होगी, क्योंकि वो आभूषणों का ज्यादा प्रयोग करते थे। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में खुदाई हुई और वहां एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर के मनके मिले हैं। मनके मतलब माला में जो मनके लगे रहते हैं। और एक छोटे मनकों से बना हुआ आभूषण भी उस पुरुष की खोपड़ी के साथ मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उस पुरुष की सामाजिक आर्थिक हालत बहुत अच्छी रही होगी। छठे पॉइंट में तांबे के दर्पण भी कई जगह कब्र में लोगों के साथ दफनाए हुए मिलते हैं, मृतकों के साथ दफनाए हुए मिलते हैं। आगे इसी क्वेश्चन के और पॉइंट है कि विलासिता की वस्तुओं का भी अध्ययन करके सामाजिक आर्थिक अंतरों का पता लगा लेते हैं इतिहासकार। तो पहला उसमें पॉइंट था शवाधानों का अध्ययन और दूसरा पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। तो पुरातत्वविद विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। विलासिता की वस्तु वो है जिनको बनाना मुश्किल था, जिनका कच्चा माल उन स्थानों पर नहीं मिलता था, दूर दराज से लेकर आते थे। तो भाई वो कीमती रही होंगी, और वो कीमती रही होंगी, ज्यादा महंगी रही होंगी वो वस्तुएं। तो वो लोग अमीर रहे होंगे, उनकी आर्थिक सामाजिक दशा दूसरों से बढ़िया रही होगी, अच्छी रही होगी। अब एक वहाँ महंगा पदार्थ था जिसको बोलते हैं फ्यांस हड़प्पा में। वो रेत को बिल्कुल बारीक सीमेंट जैसे रेत या बालू को घिस लेते थे, उसमें फिर रंग मिलाते थे और कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उसको गूंथ लेते थे आटे की तरह से, और उस मिश्रण से फिर वो जैसे मटका बनाते थे या कोई दूसरा सामान बनाते थे। तो ये फ्यांस जो है बड़ा महंगा था, क्योंकि इसको बनाने के लिए सामान बाहर के स्थानों से मंगवाते थे। तो महंगे पदार्थों से जो ये वस्तुएं बनाई जाती थी, इनका प्रयोग धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति करते होंगे, ऐसा मान सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो महंगी वस्तुएं थी वो जरूर अमीर लोग प्रयोग करते होंगे, और वहाँ के समाज में आर्थिक सामाजिक भिन्नताएं रही होंगी, क्योंकि अमीर लोग ही विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करते होंगे। और विलासिता की वस्तुएं बड़ी बस्तियों में तो मिली है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लेकिन छोटी बस्तियों में संभवतः जहाँ गरीब लोग रहे होंगे वहां इस तरह की विलासिता की वस्तुएं नहीं मिली हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य देन या उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ये 2019 में आया है। तो हड़प्पा संस्कृति से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के समाज में भी वो वहाँ की जो विचार हैं, उनकी जीवन पद्धति है, वो देखने को मिलती है। कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे उन्होंने नगर जो बसाए वो सुनियोजित नगर थे, योजना बनाकर बसाए गए। इससे भी आजकल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर योजना बनाकर नगरों को बसाया जाए तो वो जीवन के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं। और हड़प्पा वासियों ने योजना बनाई, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है,
यार हरियाणा में आपका राखी गढ़िया बनावली है, ये योजना से बनाकर बसाए हुए नगर थे। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है आधुनिक विश्व को। सड़कें गलियां जो बनाई, नालियां जो बनाई, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई। वो इस तरह से बनाई गई कि उनकी सफाई आसानी से हो सके। सड़कों को जो है, गलियों को वहां बहने वाली वायु अपने आप साफ कर दे, इस तरीके से बनाई गई। इसके अलावा जल निकास प्रणाली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस समय लगभग 5000 साल पहले जल निकास प्रणाली इतनी बेहतर बनाना, साफ सफाई का इतना ध्यान रखना कि नालियों को ढक के रखना, ये एक बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़ी देन थी हड़प्पा के लोगों की इस संसार को। और आजकल के लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जल निकास प्रणाली उनकी ग्रिड पद्धति पर आधारित अनोखी प्रणाली थी। नालियों को ढक के रखते थे, समय पर उनकी सफाई की जाती थी। शिल्प उत्पादन से भी सीखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे मनके बनाते थे, मोहरे बनाते थे, बाट बनाते थे। ईंटों का अनुपात हड़प्पा स्थलों में जो पाई गई है वो सेम है, एक जैसा लगता है। मूर्तियां बनाई गई है, जैसे एक पुरोहित राजा की मूर्ति पाई गई है। मोहर जो है वो बड़ी बेहतरीन शिल्पकारी का उदाहरण है, जहाँ हड़प्पा की लिपि भी मोहर पे पाई गई है, सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। और आजकल के समाज में जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, वो हड़प्पा में ही उसकी शुरुआत हुई पाई गई है। इसके अलावा प्रकृति की पूजा, जैसे पीपल की पूजा बहुत सारे लोग करते हैं, वो हड़प्पा से ही ली गई लगती है। और बैल को पवित्र मानते थे वो लोग, जिसके बहुत सारे चित्र अंकित किए गए मोरों पर, और जिसकी बहुत सारे खिलौने भी पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे इस पाठ के, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं एक एक नंबर में। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पा की मोहर है, जो सेल खड़ी पत्थर की बनाई जाती थी, जिस पर वहां की लिपि अंकित है। अगला, हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी, और उस पर वृषभ मतलब बैल का चित्र भी अंकित मिला है। अगला, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थल की खोज हुई 1921-22 में दयाराम साहनी ने की, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल के दाने हड़प्पा स्थलों से मिले हैं, ये खेतीबाड़ी के सबूत हैं। पशुओं में वहाँ भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इनका वो पशुपालन, इन पशुओं से वो इनका वो पालन करते थे पशुपालन के रूप में, और वो लोग इनके मांस का, दूध का सेवन करते थे। बनावली से मिट्टी के बने हल के खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है खेतीबाड़ी में हल का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा जो राजस्थान में, वहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं मिली हैं, जिससे पता चलता है एक साथ दो फसलें वो उगाते थे। अफगानिस्तान के शोरतुगई में नहर के अवशेष भी मिले। हड़प्पा नगर दो भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग जो ऊंचा था, जिसे दुर्ग कहते हैं, और पूर्वी भाग जो बड़ा था, निचला शहर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो कुएं मिले हैं 700 से 700 के लगभग मिले हैं। माल गोदाम और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो के दुर्ग में पाया गया है। सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, समकोण पर काटती हुई पाई गई हैं। सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं वहां मिली हैं, जो समाधान और विलासिता की वस्तुओं के आधार पर इतिहासकार इनका अध्ययन करते हैं। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था चन्नू दड़ो, जो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातुओं से औजार बनाना या मोहर बनाना, बाट बनाना शामिल थे। उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद करते हैं। वहाँ पत्थरों के टुकड़े पाए गए हैं, कच्चा माल पाया गया है, आदि बनी हुई वस्तुएं पाई गई हैं, और कूड़ा करकट पाया गया, जैसे पत्थरों के टुकड़े जिनसे औजार बनाते थे, या धातुओं के टुकड़े पाए गए हैं। इस आधार पर पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं, जैसे चन्नू दड़ो। हड़प्पा निवासी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दो तरीके अपनाते थे, बस्तियां बसाना और अभियान भेजना। हड़प्पा निवासियों के सुदूर क्षेत्रों जैसे ओमान, मेसोपोटामिया, राजस्थान, दक्षिणी भारत, बहरीन, इनसे व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा लिपि में 375 से 400 के बीच चिन्ह पाए गए हैं,
बाट वहाँ के जो मिले हैं वो दशमलव प्रणाली पर आधारित बनाए गए थे, जो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। 1900 ईसा पूर्व के बाद में वहाँ बनाई जाने वाली बहुत सारी पुरावस्तुओं की क्वालिटी में फर्क आ गया, कमी आ गई, जिससे पता चलता है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद में धीरे धीरे ये सभ्यता पतन की ओर चली गई, खत्म हो गई। कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे और उनके भ्रम के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज जो है वो रखालदास बनर्जी ने की। 1944 में REM व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की जो समझ है वो हम आधुनिक समय में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उनसे तुलना करते हैं पुरानी वस्तु की, और फिर हम ये पता लगाते हैं कि पुरानी वस्तु कितनी उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।